सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 19 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा रखी थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। मैं रेंग कर दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गया। बाहर रात की तारीकी फैली हुई थी मगर मुझे दरख्तों के तने और झाड़ियां नजर आ रही थीं। मैंने तेजी से रेंगते हुए दरख्तों के गिर्द चक्कर लगाया। मुझे वहां कोई आदमी या जानवर दिखाई नहीं दिया। मैंने वापस आकर कमांडो खालिद को बताया कि बाहर कोई नहीं। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे यकीन नहीं आता। कहने लगा, ये किसी इंसान के कदमों की आहट थी। मैंने कहा, तुम एक तरफ हटकर बैठ जाओ। अगर कोई सिपाही हुआ तो मैं उसे संभाल लूंगा। उसके बाद बाहर से दोबारा कोई आहट वगैरह सुनाई नहीं दी। लेकिन कमांडो खालिद बेचैन हो गया। कहने लगा, मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है हम दोनों को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा, क्या इस वक्त तुम्हारा आदमी अपने घर पर मिल जाएगा? कहने लगा, हम अब अपने मुखबर के घर नहीं जाएंगे। यहाँ से सीधा अपनी तंजीम के रुकन बशीर भाई के मकान पर जाएंगे। बशीर भाई का मकान यहाँ से कितनी दूर है? पुराने किले के पास है, यहाँ से काफी दूर है। लेकिन हम यहाँ भी नहीं ठहर सकते, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये कहकर कमांडो खालिद ने खड़े होकर कंबल को अपने जिस्म और मुंह सर के गिर्द अच्छी तरह से लपेटा और मुझे जमीन पर से उठाते हुए बोला, अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ते हैं। गिराज से निकलने के बाद कमांडो खालिद ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ शहर की आबादी की रोशनियां बहुत कम थीं। दूर कहीं कहीं कोई रोशनी टिमटिमा रही थी। मुझे उसने पहले तो अपनी कलाई पर लपेट रखा था लेकिन मेरे इसरार पर उसने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया। मैं उसके कंधे पर कंबल से चिमट कर बैठ गया और अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। मैंने खालिद को बता दिया कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जहां तक सांप की हैसियत से मेरी निगाह काम करती है, मुझे कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। ये सुनकर कमांडो खालिद तेज तेज चलने लगा था। कहने लगा, हमें बड़ी दूर जाना है। दिल्ली का पुराना किला यहाँ से 15-20 मील के फासले पर है। आगे जाकर हमें मॉडर्न कॉलोनी की सड़कों पर से भी गुजरना पड़ेगा। वहां पकड़े जाने का खतरा है क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब तक मेरे फरार का CIA हेडक्वार्टर वालों को इल्म हो चुका होगा। मैंने कहा, यहाँ कोई टैक्सी रिक्शा भी नहीं? अगर फर्ज कर लिया आगे जाकर कोई सवारी मिल भी जाती है तो क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे? खालिद ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने कहा, यहाँ से तो निकलें, आगे जाकर सोचते हैं। इलाका वीरान था, कोई मकान वगैरह नहीं था। खालिद कंबल की बुक्कल मारे तेज तेज चलता जा रहा था। मैं उसके कंधे से चिमटा हुआ था और उसके OP यानी दीद बान के फराइज अदा कर रहा था। इस वक्त हम ऐसे इलाके में थे जहां आबादी ना होने के बराबर थी। थोड़ी देर में हम एक सड़क पर निकल आए जहां पर कभी कभी कोई ट्रक या बस गुजर जाते। खालिद एक तरफ झाड़ियों की ओट में होकर बैठ गया। कहने लगा, हमें यहाँ से किसी टैक्सी या रिक्शे में सवार होना चाहिए। पैदल गए तो आगे शहर के बारौनक इलाके शुरू हो जाते हैं, पकड़े जाने का खतरा है। मैंने कहा, इस सड़क पर तो अभी तक कोई रिक्शा या टैक्सी दिखाई तो नहीं दिया। सिर्फ एक बस गुजरी है और 3-4 शायद ट्रक गुजरे हैं। कमांडो खालिद गौर से सड़क पर दूर से आने वाली रोशनी देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है कोई टैक्सी है और खाली भी है। मैंने उस तरफ देखा तो वाकई एक गाड़ी आ रही थी जिसकी छत पर सामने की जानिब सुर्ख बत्ती जल रही थी। इसका मतलब था कि ये टैक्सी है और खाली है। मैंने खालिद से कहा, तुम गाड़ी चला लेते हो ना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, तो फिर सड़क पर आकर किसी तरह टैक्सी रोक लो, आगे मैं देखता हूँ। वो ज़रा हिचकिचाया। मैंने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि ये टैक्सी है और खाली भी है तो आगे जाकर इसे हाथ दो। इसके बाद शायद तुम्हें कोई सवारी ना मिल सके। वो उठा और सड़क पर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। टैक्सी करीब आई तो उसने आगे बढ़कर हाथ दिया। ये टैक्सी ही थी। वो रुक गई। जैसे ही टैक्सी रुकी मैं अंधेरे में उछलकर टैक्सी की छत पर जा बैठा। टैक्सी ड्राइवर ने खिड़की के शीशे से सर बाहर निकालकर कमांडो खालिद को सर से पांव तक देखा और बोला, क्या बात है भाई? खालिद ने कहा, भारत नगर तक ले चलो भाई, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा। कमांडो खालिद ने सिर्फ कंबल लपेटा हुआ था। वो हुलिये से कोई चोर डाकू लगता था।
ड्राइवर ने कहा, भाई मैं भारत नगर की तरफ नहीं जा रहा। जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी आगे की, मैं छत पर से उतरकर खिड़की के अधखुले शीशे में अंदर कूद गया और ड्राइवर की गर्दन से चिमटते हुए कहा, गाड़ी रोको, ब्रेक लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डस लूंगा। ड्राइवर के खौफ के मारे हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन ब्रेक लगा दी। मैंने कमांडो खालिद को आवाज दी, आ जाओ दोस्त। टैक्सी ड्राइवर पर दहशत तारी थी। एक तो उसकी गर्दन से सांप लिपटा हुआ था, दूसरा ये सांप इंसानी आवाज में बात कर रहा था। कमांडो खालिद दौड़कर आ गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस खामोशी के साथ टैक्सी से उतर जाओ। वो खौफ के मारे कांप रहा था। जल्दी से टैक्सी से उतरकर वहीं सड़क पर हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने खालिद से कहा, ड्राइविंग सीट पर आ जाओ। खालिद ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग संभाला तो मैंने गरजदार आवाज में टैक्सी ड्राइवर से कहा, खबरदार किसी से हरगिज जिक्र न करना कि हम तुम्हारी टैक्सी ले गए थे। याद रखो, अगर तुमने किसी को बताया तो तू जहां भी होगे ना, वहां आकर तुम्हें डस लूंगा। मैं नाग देवता हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, जय हो नाग देवता की, जय हो, और वहीं सजदे में गिर पड़ा। तब कमांडो खालिद ने उसे कहा, 2 घंटे बाद गांधी नगर के चौक में आकर अपनी टैक्सी ले जाना। और खालिद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने खालिद से पूछा, ये गांधीनगर का चौक कहाँ पर है? उसने कहा, पुराने किले के करीब है। टैक्सी सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। मुझे डर था कि अगर खालिद के फरार का पुलिस को पता चल चुका है तो कहीं सड़क के चौराहों पर पुलिस रुकावटें डालकर चेकिंग न कर रही हो। जब एक चौक आकर गुजर गया तो मुझे महसूस हुआ कि पुलिस अभी तक खालिद के फरार से लाइल्म है, या अगर उसे उस फरार का राज खुल चुका है तो पुलिस ने इस इलाके में अभी चेकिंग शुरू नहीं की। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद मुझे कमांडो खालिद ने कहा, ये गांधीनगर की रोशनियां हैं, इसके पीछे पुराने किले की आबादी है। हम टैक्सी इस कॉलोनी के बड़े चौक के करीब छोड़ देंगे। मैं टैक्सी को साथ नहीं लेकर जाना चाहता। गांधीनगर की रोशनियों को एक जानिब छोड़ते हुए कमांडो खालिद गाड़ी एक छोटी सड़क पर ले आया। यहाँ एक नाला सड़क के साथ साथ जा रहा था। उस नाले को मैं अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख रहा था। 100-150 गज आगे जाने के बाद एक चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स रोशन थीं। खालिद ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी और मुझे उठाते हुए कहा, यह गांधीनगर का बड़ा चौराहा है। टैक्सी ड्राइवर को यहाँ गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ से हम आगे पैदल जाएंगे। वो जगह मैं आपको बताऊंगा नहीं जहां कमांडो खालिद की खुफिया तंजीम का मुजाहिद पुराने किले की आबादी में रहता था और वो क्या काम करता था। हम मुजाहिद बशीर के पास बखैरियत पहुंच गए। कमांडो खालिद को देखते ही उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, कमांडर, हमें तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर मिल गई थी। हमारे सारे साथी इस वक्त रुपोश हो गए थे। खुदा का शुक्र है कि तुम फरार होने में कामयाब हो गए। कमांडो खालिद ने कहा, सबसे पहले मुझे दूसरे कपड़े दो, मैं मुंह हाथ धोता हूँ। खालिद ने मुझे अभी तक छुपाया हुआ था और मुजाहिद बशीर को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मुजाहिद बशीर दूसरे कपड़े लेने गया तो खालिद ने मुझे कहा, यहाँ किसी जगह छुप जाओ, मैं अभी तुम्हारे बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। कमांडो खालिद ने मुझे कोठड़ी नुमा उस तंग से कमरे में छोड़ दिया। मैं जल्दी से रेंग कर लकड़ी के संदूकचे के नीचे इस तरह छुप कर बैठ गया कि मुझे कमरे का सारा मंजर दिखाई दे रहा था। मुजाहिद बशीर खालिद के लिए गर्म कपड़े लेकर आ गया। खालिद ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर दूसरे कपड़े बदले। इतनी देर में करीब ही रखे गैस के चूल्हे पर मुजाहिद बशीर ने चाय तैयार कर ली। खालिद ने पूछा, हमारे बाकी मुजाहिद कहाँ कहाँ रुपोश हैं? मुजाहिद बशीर ने कहा, अपने 3 आदमी दिल्ली से बाहर हैं, 2 जमुना पार किशनगंज की बस्ती में रुपोश हैं। मुजाहिद बशीर ने चाय का घूंट भरकर कहा, अपने अनवर खान और रहमत का भी कुछ पता नहीं, पुलिस उन्हें कहाँ ले गई है? कमांडो खालिद ने कहा, वो जहां भी होंगे वहां से एक ना एक दिन जरूर फरार होकर अपने खुफिया ठिकाने पहुंच जाएंगे। मुजाहिद बशीर ने पूछा, कमांडो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कमांडो खालिद ने कहा, मैं भोपाल वापस चला जाऊंगा, वहां अभी काफी काम अधूरे पड़े हैं। मुजाहिद कहने लगा, लेकिन कमांडर, दिल्ली पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी तुम्हारे फरार से खबरदार कर देगी। तुम्हें भोपाल में बड़ा चौकन्ना होकर रहना होगा। कमांडो खालिद बोला, हमें वहां हर वक्त चौकन्ना ही रहना पड़ता है, वहां हम अकेले नहीं, हम पुलिस का मुकाबला कर सकते हैं। मुजाहिद बशीर ने कहा, भोपाल की गाड़ी तो अब मुंह अंधेरे ही जाएगी। कमांडो खालिद बोला, ठीक है, मैं यही गाड़ी पकड़ना चाहता हूँ। मुजाहिद बशीर ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा,
मैं तुम्हें हुलिया बदल कर स्टेशन पर जाने का मशवरा दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? कमांडो खालिद ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कहते हो, मैं थोड़ा सा हुलिया बदल कर ही जाऊंगा। मुजाहिद बशीर ने कहा, ट्रेन मुंह अंधेरे कोई 4 बजे के करीब भोपाल को जाती है। मैं तुम्हारे साथ स्टेशन तक चलूंगा। उन्होंने वहीं बाजार से खाना मंगवा कर खाया। बशीर बाहर गया तो कमांडो खालिद ने मुझे आहिस्ता से आवाज दी, करमदाद यहीं हो ना? मैंने कहा, हाँ कमांडर, मैं लकड़ी के संदूक के नीचे हूँ। फिर मैं वहां से निकलकर खालिद के सामने आ गया। वो बोला, हम यही गाड़ी पकड़ेंगे, तुमने सुन तो लिया होगा, मैं थोड़ा सा बेस बदल लूंगा। इतने में मुजाहिद बशीर के कदमों की आवाज आई। मैं जल्दी से संदूक के नीचे हो गया। मैं बड़ा खुश था कि मैं बहुत जल्द अपनी प्यारी बीवी जमीला से मिलूंगा। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि भोपाल पहुंचने के बाद मैं कमांडो खालिद से कहूंगा कि वो मुझे और जमीला को जम्मू कश्मीर ले जाए और वहां से किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करवा के आज़ाद कश्मीर पहुंचा दे। मुजाहिद बशीर अपने साथ एक थैला लाया था। कहने लगा, इसमें खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पजामा और नेहरू कट वास्केट है। मेरा ख्याल है इतना हुलिया बदल लेना काफी होगा। खालिद ने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मैं ये लिबास नहीं पहनूंगा, रात का वक्त है। दिल्ली से निकल गया तो फिर कोई खतरा नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी, अब तुम सो जाओ, मैं 3 बजे जगा दूंगा। वो चला गया तो मैं संदूक के नीचे से निकल आया। कहने लगा, खुदा करे कि हमारी दिल्ली के साथी पुलिस स्टेशन से बचकर निकल गए हों। मैंने कहा, कोशीला का बाप तो यही कह रहा था कि अभी तक बाकी आदमी गिरफ्तार नहीं हो सके। हमारे साथी यकीनन नागपुर या भोपाल की तरफ निकल गए होंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। मैं सो रहा हूँ, तुम भी आराम करो। कमांडो खालिद लिहाफ में घुस गया। मुझे नींद कहाँ आनी थी। मैं कुछ देर वहीं कुंडल मारे बैठा रहा, फिर संदूक के नीचे चला गया। जब से मैं सांप के काटने से सांप की शक्ल में तब्दील हुआ था, मेरे अंदर सिर्फ एक ही तब्दीली आई थी, और वो तब्दीली ये थी कि मुझे अपने बहुत ज्यादा करीब रहने वाले कमांडो खालिद की जिस्म की बू किसी वक्त आती थी और किसी वक्त बिल्कुल नहीं आती थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरा। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। फिर मुजाहिद बशीर की आवाज आई, कमांडर 3 बज गए हैं, तैयार हो जाओ। खालिद शायद पहले से जाग रहा था, जल्दी से उठ बैठा। गुसल खाने में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने मुझे भी कहा कि तैयार हो जाओ, हम स्टेशन पर जा रहे हैं। मैंने कहा, मुझे कौन से कपड़े पहनने हैं, मैं तैयार हूँ। कमांडो खालिद ने मुझे उठाकर अपने जैकेट की बाहर वाली जेब में डाल लिया और मुजाहिद बशीर के साथ मकान से निकलकर गली में आ गया। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था, बाजार भी खाली पड़े थे। दोनों मुजाहिदीन तेज तेज कदमों से एक तरफ जा रहे थे। एक चौक में उन्हें रिक्शा मिल गया। वो रिक्शे में बैठकर दिल्ली के स्टेशन आ गए। स्टेशन पर रात के 3 बजे भी, बल्कि 3:30 बजे भी काफी चहल पहल थी। मुजाहिद बशीर एक टिकट खरीद कर ले आया। भोपाल पहुंचकर खास नंबर पर टेलीफोन करवा देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम खैरियत से पहुंच गए हो। मुजाहिद बशीर चला गया। कमांडो खालिद ने जैकेट का कॉलर ऊपर कर रखा था। सर पर गरम ऊनी टोपी थी, वो इतनी जल्दी पहचाना नहीं जा सकता था। वो उस प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया जहां भोपाल को ट्रेन रवाना होनी थी। कहने लगा, मेरा ख्याल है अभी ट्रेन आने में देर है, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूं। ये कहकर वो टी स्टॉल की तरफ चल दिया। वहां उसने चाय और टोस्ट का ऑर्डर दिया। प्लेटफॉर्म पर सर्दी थी। खालिद नाश्ता करने लगा। मैंने उसकी जेब से थोड़ा सा सर निकाल कर बाहर को देखा। हालांकि मुझे कमांडो खालिद ने मना किया था, मगर मैं चौकन्ना रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि जो आदमी काउंटर के कोने में खड़े चाय पी रहे थे, उनमें से एक आदमी बड़े गौर से कमांडो खालिद को देख रहा था। फिर उसने अपने साथी को इशारा किया। उसके साथी ने भी गर्दन खुजाने के बहाने कमांडो खालिद पर एक भरपूर निगाह डाली और खामोशी से चाय पीने लगा। मुझे उन पर शक पड़ गया। दाल में कुछ काला काला जरूर था। ये दोनों आदमी मुझे इंटेलिजेंस के आदमी लगते थे। वो हमसे ज्यादा फासले पर नहीं थे। मैं अगर खालिद से कोई बात करता तो वो सुन सकते थे। कमांडो खालिद को खबरदार करना भी जरूरी था। मैंने अपने सर को जेब के अंदर ही खालिद के जिस्म से 2-3 बार जोर जोर से रगड़ा। उसने हाथ जेब में डाल लिया। मैं उसके हाथ को भी जोर जोर से रगड़ने लगा। वो समझ गया कि कोई बात है जो करमदाद कहना चाहता है। उसने बिल अदा किया और वापस चलकर बेंच के कोने में बैठ गया और आहिस्ता से पूछा, क्या बात है करमदाद? हमारे पास कोई नहीं था, मैंने धीमी आवाज में कहा। कमांडर, काउंटर पर जो 2 आदमी खड़े हैं, मुझे उन पर शुबा है कि वो इंटेलिजेंस के आदमी हैं। वो तुम्हारी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे और तुम्हें देखने के बाद दोनों ने सर जोड़कर आपस में कोई बात भी की थी।
میں نے خالد کی جیب میں ذرا سا سر باہر نکال رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کمانڈو خالد ٹی سٹال کے کاؤنٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ نیچے کر لیا اور کہنے لگا، تمہیں غلطی ہوئی ہے، مجھے وہ آدمی انٹیلیجنس کے نہیں لگتے، وہ تو آپس میں باتیں کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، جو مجھے شبہ ہوا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، بہرحال محتاط رہنا۔ وہ بولا، میں ضرور محتاط رہوں گا۔ ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی، مسافروں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ کلی ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ کمانڈو خالد اٹھ کر ٹرین کی طرف بڑھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ٹی سٹال کے کاؤنٹر پر کھڑے دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی اس ڈبے کی طرف بڑھا جس ڈبے میں کمانڈو خالد سوار ہو رہا تھا۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور یہ دونوں آدمی انٹیلیجنس والے ہی تھے۔ میں نے اپنا سر خالد کی جیکٹ کے اندر کر لیا کیونکہ وہاں مسافروں کا رش تھا اور میں دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ خالد ایک سیٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چل پڑی۔ دلی سے بھوپال کا سفر بہت لمبا تھا۔ گاڑی گڑگاؤں پہنچی تو صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس وقت کمانڈو خالد اٹھ کر لیٹرین میں گیا تو میں نے اسے کہا، انٹیلیجنس کا ایک آدمی تمہارے ڈبے میں چڑھا تھا، کیا وہ ڈبے میں ہے؟ کمانڈو خالد نے کہا، میں اسے اچھی طرح سے نہیں پہچانتا، تم اسے دیکھ کر بتانا۔ باہر آنے کے بعد خالد اپنی سیٹ پر بیٹھا تو اس نے اپنی جیکٹ کو تھوڑا کھول دیا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا سر تھوڑا سا جیب سے باہر نکال لیا اور مسافروں کا جائزہ لیا۔ مجھے ڈبے کے سامنے والی کھڑکیوں کے پاس وہی آدمی بیٹھا نظر آیا۔ وہ آدمی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کمانڈو خالد کو گہری نظروں سے دیکھ لیتا تھا۔ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کا ہی آدمی ہے۔ میں نے سر جیب کے اندر کر کے اپنے آپ کو زور زور سے رگڑا۔ کمانڈو خالد اٹھ کر ایک بار پھر باتھ روم میں گیا۔ ڈبے میں خالد سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ باتھ روم میں آتے ہی میں نے خالد سے کہا، کمانڈر وہ آدمی ڈبے میں موجود ہے اور تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ سامنے والی کھڑکیوں کی قطار میں دروازے کے پاس والی کھڑکی کے پاس نسواری کوٹ اور کالے مفلر والا جو آدمی بیٹھا ہے وہی انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ خالد کہنے لگا، ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں، یہاں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ابھی فکر نہ کرو۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات اتنی آسانی سے نہیں لینی چاہیے، یہ شخص کسی بھی اسٹیشن پر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مگر کمانڈو خالد نے میری بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی اور بولا، تمہیں ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کرمداد، میں اس قسم کے آدمیوں کے ہتھ کنڈوں سے بخوبی واقف ہوں اور ان سے نمٹنا جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لیٹرین سے باہر آ گیا۔ اب میری مجبوری تھی کہ میں سانپ کی حیثیت سے دوسرے مسافروں کے سامنے اس کے ساتھ انسانی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیب کے کنارے سے بار بار انٹیلیجنس کے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ خدا جانے کیا بات تھی کہ اب وہ بھی کچھ بے نیاز ہو گیا تھا اور کمانڈو خالد کی طرف بالکل توجہ نہیں کر رہا تھا۔ اسی طرح ٹرین میں سارا دن گزر گیا۔ اس دوران وہ آدمی صرف ایک بار گوالیار کے اسٹیشن پر ٹرین سے تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور پھر واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے رویے سے اب مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ آدمی انٹیلیجنس کا نہیں، مجھے یوں ہی شاید اس پر شک پڑا تھا۔ آدھی رات کے بعد جھانسی کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو میں نے کمانڈو خالد کی جیب میں سے سر نکال کر دیکھا تو وہ پراسرار آدمی اپنی سیٹ پر نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی چائے وغیرہ پینے کے لیے پلیٹ فارم پر اترا ہوگا۔ کمانڈو خالد اپنی سیٹ پر کھڑکی سے سر لگائے سو رہا تھا۔ جھانسی ایک بڑا شہر اور جنکشن تھا، یہاں ٹرین کو کافی دیر کے لیے رکنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پراسرار آدمی جب ڈبے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ 3 سپاہی تھے۔ یہ پولیس کے سپاہی تھے۔ میں ان لوگوں کو حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں جلدی سے اپنے سر کو جیب کے اندر کمانڈو خالد کے جسم سے زور زور سے رگڑنے لگا، مگر وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ اس وقت جاگا جب 3 سپاہیوں میں سے ایک نے، جو پولیس انسپیکٹر کی وردی میں تھا، خالد کو کندھے سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور درست لہجے میں کہا، کہاں سے آئے ہو تم؟ خالد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے سامنے 2 سپاہیوں اور ایک پولیس انسپیکٹر کو دیکھ کر وہ یقیناً حیران پریشان ہو کر رہ گیا۔ میں اس کی جیکٹ کی جیب میں تھا، میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کمانڈو خالد نے بڑے اعتماد سے کہا، دلی سے آ رہا ہوں، کیوں، کیا بات ہے؟ پولیس انسپیکٹر نے دوسرا سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ خالد نے کہا، للت پور اپنے انکل کے ہاں جا رہا ہوں۔ دلی کیا کرنے گئے تھے؟ دلی میں ہمارا گھر ہے، میرے والد کی چاوڑی بازار میں اچار مربوں کی دکان ہے، میں ان کے ساتھ دکان پر بیٹھتا ہوں۔ میں نے اپنا چھوٹا سا سر خالد کی جیب میں سے نکال کر ذرا سا باہر کیا۔ انسپیکٹر پولیس نے انٹیلیجنس کے آدمی کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، یہی آدمی ہے، مجھے یقین ہے
کہ یہ CIA کے ہیڈ کوارٹر سے فرار ہونے والا پاکستانی دہشت گرد ہے جس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر پیلس ہوٹل میں دھماکہ کیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے اپنے سنتری سے کہا، اسے پولیس کے ڈبے میں لے چلو۔ کمانڈو خالد نے بہت کچھ کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی غلطی ہوئی ہے، میرا پیلس ہوٹل کے دھماکے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی اور دونوں سنتریوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور کھینچتے ہوئے ڈبے سے باہر لے آئے۔ میں اس کی جیب میں تھا۔ سنتری اور انسپکٹر اسے پولیس کے چھوٹے سے ڈبے میں لے آئے جو ٹرین کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہاں پہلے سے 4-5 پولیس کے سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے کمانڈو خالد کو پکڑ کر دونوں سیٹوں کے درمیان فرش پر بٹھا دیا۔ انسپکٹر نے خالد کی گردن میں اس کا مفلر ڈال دیا اور بولا، تمہارے ساتھ اور کون کون تھا؟ خالد نے بڑے اعتماد سے کہا، جناب میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، آپ لوگوں نے غلط آدمی کو پکڑا ہے۔ اس دوران ٹرین جھانسی کے اسٹیشن سے چل پڑی تھی۔ مجھے ایک زوردار تماچے کی آواز آئی، ساتھ ہی کمانڈو خالد کا جسم ایک طرف کو جھک گیا۔ میں نے ذرا سا سر باہر نکالا اور فوراً اندر کر لیا۔ ایک سپاہی میرے بالکل قریب ہی بیٹھا تھا، رائفل اس کے ہاتھوں میں تھی۔ سنتریوں نے کمانڈو خالد کو ذرا قریب کرنا شروع کر دیا۔ مجھے تماچوں اور تھپڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ باہر نکل کر ان سب کو ڈس کر ہلاک کر دوں، مگر یہ سوچ کر میں خالد کی جیب میں چھپا رہا کہ میں ایک دم ڈبے کے سارے سپاہیوں کو نہیں ڈس سکوں گا، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 سنتریوں کو ڈسوں گا، اور اتنی دیر میں کوئی نہ کوئی سپاہی مجھے اپنے بھاری جوتوں سے کچل ڈالے گا یا رائفل کا فائر کر کے میرے جسم کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ ساری کی ساری پولیس مسلح تھی۔ انٹیلیجنس والا آدمی بھی اسی ڈبے میں تھا۔ انسپکٹر نے کسی سنتری کو حکم دیا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر کونے میں بٹھا دو، بھوپال چل کر اسے CIA کے حوالے کریں گے۔ کمانڈو خالد کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر کونے میں بٹھا دیا گیا۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی تھی۔ میں نے سر جیب میں سے اوپر کر کے ڈبے کا جائزہ لیا۔ کمانڈو خالد کے ہاتھ پیچھے تھے، وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ دونوں پولیس سنتری اوپر آمنے سامنے سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ایک دم سے صورتحال بدل گئی تھی۔ وہاں 10-11 سنتری تھے جو سب کے سب جاگ رہے تھے۔ ہر ایک مسلح تھا۔ میں ان سب کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ 2-3 کو ہلاک کرنے کے بعد میری موت یقینی تھی۔ فرار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ بھوپال میں CIA کے حوالے کر دینے کے بعد کمانڈو خالد کے بچ نکلنے کی ساری امیدیں ڈوبنے والی تھیں۔ پھر میں اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خالد نے کہا، میں لیٹرین جانا چاہتا ہوں۔ سنتری نے اسے جھڑک دیا، بک بک مت کر، چپکے سے بیٹھ۔ تھوڑی دیر بعد خالد نے پھر کہا، مجھے لیٹرین جانا ہے۔ پولیس انسپکٹر جو ذرا پرے بیٹھا تھا کہنے لگا، پرکاش چند، اسے لے جا لیٹرین۔ سنتری نے کمانڈر خالد کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور لیٹرین کے دروازے کے پاس لے گیا۔ خالد نے کہا، میرے ہاتھ کھول دو، میں لیٹرین سے بھاگ نہیں جاؤں گا۔ سنتری نے اس کے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ کمانڈو خالد نے لیٹرین میں آ کر اس کے دروازے کی چٹخنی لگا دی اور کموڈ کے پیچھے دیوار کی کھڑکی کے شیشے کے چوکھٹے کو دونوں ہاتھوں سے باہر کو دھکیلا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، آگے دریا آ رہا ہے، میرے پاس فرار کا یہی ایک موقع ہے، یہ موقع نکل گیا تو پھر میری موت یقینی ہے۔ میں نے کہا، چوکھٹا تو بند ہے۔ وہ بولا، یہی دیکھ رہا ہوں۔ کھڑکی کے چوکھٹے پر ایک ایسا شیشہ لگا تھا جس میں سے باہر کا منظر نظر نہیں آتا تھا۔ میں اس کی جیب سے سر نکال کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زور زور سے کھڑکی کے چوکھٹے کو دھکے دے رہا تھا۔ گاڑی کے شور میں اس کے دھکوں کی آواز ظاہر نہیں ہو رہی تھی، وہ آواز بھی گاڑی کے شور کی آواز کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ کمانڈو خالد نے ایک بار پھر زور سے دھکا دیا تو کھڑکی کا چوکھٹا ایک طرف سے اکھڑ گیا۔ ٹرین نے کانٹا بدلا تو بڑے زور کا شور بلند ہوا۔ کمانڈو خالد نے اس شور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوکھٹے پر زور سے اپنا کندھا مارا۔ چوکھٹا اکھڑ کر دوسری طرف گر گیا۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے اور شور اندر آنے لگا۔ میں نے کہا، خدا کے لیے باہر چھلانگ نہ لگانا، مارے جاؤ گے۔ وہ باہر جھانک رہا تھا، اندر منہ کر کے بولا، میں اس سارے علاقے سے واقف ہوں، دریا کا پل آنے والا ہے، جیسے ہی دریا کا پل آیا میں چھلانگ لگا دوں گا۔ تم میری جیب میں ہی رہنا یا میرے ساتھ ساتھ تیرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میرے لیے بھی کمانڈو خالد کی ہر بات کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، کمانڈو کہیں تم پل کے گارڈوں سے نہ ٹکرا جانا۔ وہ کہنے لگا، اس پل پر لوہے کی کینچیاں نہیں ہیں، یہ بالکل صاف پل ہے۔ اتنے میں سنتری نے باہر سے بند دروازے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، باہر نکلو، اندر کیا کر رہے ہو؟ خالد نے اونچی آواز میں کہا، بس آ رہا ہوں۔
कमांडो खालिद ने कमोड के ऊपर चढ़ते हुए कहा, दरिया आ गया है, मैं बाहर कूदने लगा हूँ। मैं उसकी जैकेट की जेब में डर के मारे सिमट गया। मैं उसके साथ दरिया में गिरने वाला था। खुदा जाने ये कितना बड़ा, कितना गहरा दरिया था। सांप दरिया में तैर लेता है, मैं भी तैर सकता था, मगर एक नामालूम सा खौफ मुझ पर तारी हो गया था। बाहर से संतरी ने खालिद को गाली देकर कहा, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। उस वक्त कमांडो खालिद खिड़की के चौखटे में से अपनी टांगें बाहर निकाल चुका था। फिर उसने हाथ छोड़ दिए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी पैराशूट के साथ बंधा हुआ हूं और पैराशूट खुल नहीं सका और मैं बड़ी तेजी से नीचे जा रहा हूं। ये कैफियत बामुश्किल 2 सेकंड तक रही और फिर धड़ाम की आवाज आई और जेब में पानी भर गया। मैं जल्दी से पानी में से बाहर निकल आया, लेकिन अभी तक दरिया की तह में ही था, क्योंकि कमांडो खालिद दरिया में कूदने के बाद पानी के अंदर काफी नीचे चला गया था। मैंने दरिया की सतह पर आने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी और चंद लम्हों के अंदर मैं दरिया की सतह पर आ गया। रात की तारीकी में दरिया मुझे नजर आ रहा था। दरिया की लहरें बड़ी तेजी से मुझे एक तरफ बहाए लिए जा रही थीं। कमांडो खालिद मुझे दरिया की सतह पर कहीं नजर न आया। फिर उसका सर पानी से उभरा और उसने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए। मैंने उसे आवाज दी तो उसने मेरी तरफ मुड़कर देखने के बजाय ऊंची आवाज में कहा, दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चलो। मैंने दरिया के दूसरे किनारे की तरफ रुख कर लिया। मैं चूंकि सांप के रूप में था, इसलिए कमांडो खालिद के मुकाबले में दरिया की सतह पर बल खाता ज्यादा तेजी से तैर रहा था। मैं दरिया के बाएं जानिब वाले किनारे की तरफ तेजी से तैर भी रहा था और खालिद को थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज भी दे रहा था। दरिया पर रात की गहरी खामोशी थी। इस खामोशी में सिर्फ दरिया की तेज रवानी की अजीब दहशतनाक सनसनाहट सी मुसलसल सुनाई दे रही थी। ये आवाज बड़े बड़े तैराकों पर खौफ तारी कर देती है। मुझे कमांडो खालिद की परेशानी लगी हुई थी। मैं तो सांप था, आसानी तैर रहा था। मैं दरिया के पाट को आगे की तरफ भी देख रहा था और किनारे की तरफ भी देख रहा था, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरिया का किनारा आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रहा था। मैं दरिया में आधे डूबे हुए सरकंडों की झाड़ियों में से निकलता हुआ दरिया के किनारे पर चढ़ गया और दरिया को देखने लगा। कुछ समझ में नहीं आता था कि दरिया की ऊपर की उठी हुई तेज रफ्तार मौज कमांडो खालिद को कहाँ ले गई। मैं सांप की शक्ल में था और अंधेरे में देख सकता था। मुझे दरिया का पाट दूसरे किनारे तक नजर आ रहा था। अगर कमांडो खालिद दरिया में किसी जगह तैर रहा होता तो मुझे जरूर दिखाई देता, लेकिन दरिया का पाट दूर तक खाली था। कमांडो खालिद को दरिया की तेज रफ्तार मौज ने मुझसे जुदा कर दिया था। ये बात मेरे लिए परेशानी और तशवीश का बायस थी। अब उसकी मजीद तलाश बेसूद थी। मैं एक बार फिर अकेला रह गया था। मैं मिट्टी की एक ढेरी के ऊपर बैठा था। कमांडो खालिद की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि आगे ललितपुर का शहर नज़दीक है और उसके आगे भोपाल भी ज़्यादा दूर नहीं। इसका मतलब था कि जमीला से मैं ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन मैं आदमी के जिस्म में नहीं था, सांप के रूप में था। और सांप के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना इतना आसान नहीं। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि जाना किस तरफ है। हर तरफ रात का सन्नाटा और तारीकी थी। दूर दूर तक कोई रोशनी भी टिमटिमाती दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि मुझे दरिया के किनारे किनारे चल पड़ना चाहिए। हो सकता है कि आगे ललितपुर का ही शहर हो और ये दरिया शहर के दरमियान या करीब से गुजरता हो। ये ख्याल भी आया था कि मुझे रात के अंधेरे में जितना फासला तय कर सकता हूँ कर लेना चाहिए। मैंने दिल में खुदा को याद किया और दरिया के किनारे किनारे आगे की तरफ तेजी से रेंगना शुरू कर दिया। मैं एक ही हल्ले में 4-5 मील का फासला तय कर गया। उसके बाद मुझे थकावट सी महसूस होने लगी और मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। इस दौरान मैं दरख्तों से निकलकर एक खुले इलाके में आ गया था जहां कहीं कहीं फसलें उगी हुई थीं। इसका मतलब था कि इंसानों की आबादी या कोई गांव वगैरह करीब ही था। मैं अभी तक दरिया के साथ साथ जा रहा था। रात अभी काफी बाकी थी। मैंने एक बार फिर अपनी रफ्तार तेज कर दी। 4-5 मील तक तेजी से रेंगता चला गया। उसके बाद फिर रेंगने की अपनी नॉर्मल रफ्तार पर आ गया। काफी देर के बाद मुझे दो रोशनियां नजर आईं। ये रोशनियां शायद किसी शहर की थीं। मैंने अपना रुख उन रोशनियों की तरफ कर लिया और दरिया के किनारे से उतरकर खेतों के दरमियान जो मेंढें बनी थीं उन पर चलने लगा। रोशनियां करीब हो रही थी। मुझे यकीन था कि ये ललितपुर शहर की रोशनियां ही हो सकती हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, कुछ और रोशनियां भी दिखाई देने लगी थीं। मैं अभी तक खेतों में था। मेरा ख्याल था कि आधी रात का वक्त हो गया था। यही वजह थी
کہ کسی کھیت میں کوئی کسان وغیرہ نظر نہیں آیا تھا۔ ایک جگہ کھیت ختم ہو گئے اور میں ایک سڑک پر نکل آیا۔ سڑک پر روشنی کا کوئی کھمبا نہیں تھا۔ میں سڑک کے ساتھ ساتھ گھاس اور جھاڑیوں میں شہر کی رخ چلتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے کسی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ للت پور کا شہر ہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں شہر کی آبادی میں جا کر کسی دکان یا اسٹور کے باہر لکھا ہوا بورڈ پڑھ لوں، یا کوئی ایسی لاری دیکھ لوں جو شہر کی طرف جا رہی ہو اور جس کی پیشانی پر للت پور لکھا ہوا ہو۔ اگرچہ میں انسان کی آواز میں بات کر سکتا تھا، لیکن میں کسی سے شہر کا نام پوچھتے ہوئے گھبراتا تھا۔ یہ سڑک آگے جا کر ایک اور سڑک سے مل گئی، جہاں بجلی کے کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ ایک ٹرک پیچھے سے آیا اور شور مچاتا تیزی سے گزر گیا۔ میں ایک طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا، اچانک ایک بلی ایک طرف سے نکل کر غراتی ہوئی میرے سامنے آ گئی۔ میں نے زور سے پھنکار ماری، بلی دوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور پھر وہیں بیٹھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے زور زور سے غرانے لگی۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میرے جسم سے وہ خاص بو خارج نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے جانور اور کیڑے مکوڑے اور کتے بلیاں مجھ سے دور بھاگ جاتے تھے۔ یہ بھی شاید اسی سانپ کے زہر کا اثر تھا جس نے مجھے گڑھے کے اندر کاٹا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث تھی۔ اب مجھ پر کوئی بھی دوسرا جانور حملہ کر سکتا تھا۔ سب سے زیادہ خطرہ مجھے نیولے سے تھا۔ اب مجھے مزید احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں نے پھن کھول کر اتنی زور سے پھنکار ماری کہ بلی بھاگ گئی۔ میں نے رخ شہر کی روشنیوں کی طرف کیا اور بار بار زبان باہر نکالنے لگا۔ سانپ اسی طرح فضا میں دوسرے جانوروں اور انسانوں کی بو سونگھتا اور ان کی آوازیں اور آہٹیں سنتا ہے۔ اپنے ساتھی کمانڈو خالد کی بو کہیں سے بھی نہیں آ رہی تھی۔ کہیں خدا نخواستہ خالد دریا میں ڈوب تو نہیں گیا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمانڈو خالد بڑا ماہر تیراک تھا۔ میں بڑی سڑک کے ایک طرف ہو کر جا رہا تھا۔ یہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ دور دور مکان اور عمارتیں تھیں جن میں کہیں کہیں روشنی تھی۔ سڑکوں پر بھی کوئی ٹریفک نہیں تھی۔ سڑک کی دونوں جانب دکانیں آ گئیں جو کہ بند تھیں۔ ایک جگہ جو چوراہے ٹریفک کا گول تھڑا سا تھا، جس میں ایک کھمبا نصب تھا، کھمبے کے اوپر ایک نیون سائن کا ایک چوکور بورڈ لگا تھا جو روشن تھا۔ اس پر انگریزی اور ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا، للت پور کے مزیدار مٹھائیاں گھنشام جی کی دکان پر آئیں۔ یہ للت پور کا شہر تھا۔ بقول کمانڈو خالد کے اس کے آگے بھوپال کا شہر تھا۔ میں اسی طرح رینگ کر بھوپال نہیں جا سکتا تھا۔ راستے میں قدم قدم پر خطرہ تھا۔ سب سے آسان طریقہ تھا کہ میں کسی طرح للت پور کے اسٹیشن سے بھوپال جانے والی گاڑی پکڑ لوں۔ پہلے تو یہ پتا کرنا تھا کہ للت پور کا ریلوے اسٹیشن کہاں ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ تھا کہ میں دن نکلنے سے پہلے پہلے ریلوے لائن کا سراغ لگاؤں اور پھر اس کی ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسٹیشن پر جا پہنچوں۔ مجھے اب شہر میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں وہیں سے کھیتوں کی طرف جانے والی سڑک پر ہو گیا۔ ایک جگہ نہر آ گئی۔ نہر کے اوپر چھوٹا سا پل تھا۔ میں پل سے گزر گیا۔ آگے نشیبی جگہ تھی۔ اس کے آگے تھوڑی سی چڑھائی تھی۔ میں اندازے ہی سے جنوب کی سمت جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں چڑھائی چڑھ کر لمبے سے بند کے اوپر آیا، سامنے ریلوے کی پٹڑی بچھی ہوئی تھی۔ یہاں زمین اونچی تھی تو یہ کوئی بند نہیں تھا، بلکہ اس پر سے ریلوے لائن گزرتی تھی۔ دور اسٹیشن کی سرخ اور سبز بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اسٹیشن کی روشنیوں کی طرف رینگنے لگا۔ جب اس جگہ پہنچا جہاں سے ریلوے لائن پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی، تو بورڈ لگا تھا جو ہر اسٹیشن پر پلیٹ فارم کے شروع میں لگا ہوتا ہے۔ اس پر بجلی کی روشنی پڑ رہی تھی اور اس پر انگریزی اور ہندی میں لکھا تھا، للت پور۔ اب اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ للت پور ہی ہے اور میں بھوپال کی طرف ہی جا رہا ہوں، جہاں میری بیوی اور میری محبوبہ جمیلہ میرا انتظار کر رہی ہے اور جو مجھ سے دور نہیں۔ لیکن بھوپال پہنچنا بھی ایک مرحلہ تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کون سی گاڑی کس وقت بھوپال کی طرف جائے گی۔ یہ مجھے کوئی دوسرا آدمی ہی بتا سکتا تھا۔ یہ کوئی دلی یا ممبئی جیسا بڑا اسٹیشن نہیں تھا کہ جہاں بورڈ پر لکھا ہو کہ فلاں گاڑی فلاں شہر کو اس وقت جائے گی۔ للت پور کے پلیٹ فارم پر کافی روشنی تھی اور مسافر بھی دور سے نظر آ رہے تھے۔ میں پلیٹ فارم پر چڑھنے کے بجائے دوسری طرف ہو گیا، جہاں اسٹیشن کے احاطے کی دیوار تھی۔ دیوار کے قریب ہی سے ایک کتا زور سے بھونکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ باہر کی طرف سے اسٹیشن میں داخل ہونا زیادہ محفوظ اور مناسب رہے گا۔ اس خیال سے میں دیوار پر چڑھ گیا اور رینگتا ہوا دوسری جانب اتر گیا۔ دوسری جانب میرا خیال تھا اسٹیشن کے سامنے والی کوئی سڑک ہوگی، مگر وہاں چھوٹا سا میدان تھا جہاں تین چار جھگیاں بنی ہوئی تھیں
یہ خانہ بدوشوں کی جھگیاں لگتی تھیں۔ ان کے پیچھے اسٹیشن کی عمارت کی روشنیاں تھیں۔ میں بڑے اطمینان سے جھگیوں کے درمیان سے ہو کر گزرنے لگا۔ جیسے ہی میں تیسری یا چوتھی جھگی کے پاس پہنچا، مجھے زور زور کی تین چار پھونکاریں سنائی دیں، اور اس کے ساتھ ہی جھگی میں سے چار سیاہ رنگ کے بڑے بڑے سانپ نکل آئے، جنہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چاروں کے چاروں سانپ مجھ سے کوئی 10 گنا بڑے سانپ تھے۔ وہ اپنے پھن کھولے زمین سے 3 3 فٹ بلند ہو کر کھڑے تھے، جھوم رہے تھے اور میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے پھونکار رہے تھے۔ اس قسم کی صورتحال سے مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں چھوٹا سا سانپ تھا، اگرچہ میں انسانوں کی طرح بات کر سکتا تھا اور انسانوں کی طرح سوچ سکتا تھا، مگر ان چار طاقتور سانپوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے تیور بتاتے تھے کہ وہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں میں نے اپنی انسانی طاقت کا استعمال کیا اور زوردار آواز میں 2 3 بار شی شی کیا کہ شاید سانپ ڈر کر ادھر ادھر ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سانپ اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ پھر میں نے انسانی آواز نکال کر انہیں ڈرانے کی کوشش کی اور کہا، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ میری انسانی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ شدت سے پھنکارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں جھگی سے ایک بوڑھی عورت باہر نکل کر سانپوں کے قریب آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے ضرور میری انسانی آواز سن لی تھی اور اب یہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی ابھی جو آدمی یہاں بولا تھا وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے مجھے دیکھا، 2 سانپوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور ایک نے مجھے اپنے منہ میں پکڑ کر اٹھا لیا۔ بوڑھی عورت نے سانپ کو ڈانٹا اور مجھے اس کے منہ سے نکال کر بڑے غور سے میرا جائزہ لیا۔ چاروں سانپوں نے اپنے پھن سمیٹ لیے تھے۔ بوڑھی عورت کے سر کے بالوں کی میلی کچیلی لٹیں دائیں بائیں لٹک نہیں تھی۔ اس نے مجھے گردن سے پکڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنی جھگی کی طرف جانے لگی تو میں نے اپنے جسم کو جھٹکا دے کر چھڑانے کی کوشش کی، تاکہ اس سے پہلے کہ یہ پراسرار عورت مجھ پر کوئی منتر پھونک کر مجھے اپنے قبضے میں کرے، میں فرار ہو جاؤں۔ لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم میں وہ پھرتی نہیں رہی۔ تب مجھے یاد آیا کہ جب بڑے سانپ نے مجھے اپنے منہ میں اٹھایا تھا تو میری گردن میں ایک سوئی سی چبھی تھی۔ ضرور یہ زہر کی ہلکی سی مقدار تھی جس نے میرے جسم میں داخل ہو کر میرے جسم کی پھرتی اور تیزی ختم کر دی تھی۔ اس خیال سے میں پریشان ہو گیا کہ میں عورت کے قبضے میں آ چکا ہوں۔ بوڑھی عورت مجھے جھگی میں لے آئی۔ یہاں سانپوں کی 6 7 چھوٹی بڑی پٹاریاں پڑی تھیں۔ ایک بوڑھا سپیرا جس کے بال سفید ہو گئے تھے بیٹھا ناریل کا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے بوڑھی سپیرن سے پوچھا، کلکرنی، تمہارے سانپوں نے یہ کیا چھوٹا سا کیڑا پکڑا ہے؟ چھوڑ دے اس کو۔ بوڑھی سپیرن نے مجھے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جھگی میں مٹی کے تیل کی لالٹین جل رہی تھی اور مٹی کے تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھے سپیرے کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، واسو، مجھے سانپ اچرج لگ رہا ہے۔ اس کے بدن سے انسانوں کی بو آ رہی ہے، کیا تمہیں نہیں آئی؟ بوڑھے سپیرے نے ناریل کے حقے کا کش لگا کر کہا، نہیں آئی۔ یہ تو معمولی سانپ ہے، اس کو باہر پھینک دو۔ بوڑھی سپیرن میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی، پھر اس نے مجھے ناک کے پاس لے جا کر سونگا۔ اس وقت میں نے اسے ڈسنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنا منہ پوری طرح نہ کھول سکا۔ میرے جسم کی آدھی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ اس نے مجھے بوڑھے سپیرے کو سنگھایا اور پوچھا، اب بتا، کیا تمہیں منش کی بو نہیں آتی؟ بوڑھے سپیرے کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، کہنے لگا، نہیں، بالکل نہیں، تم سٹھیا گئی ہو۔ یہ کوئی آوارہ کیڑا ہے، باہر لے جا کر اسے چھوڑ دو۔ مگر بوڑھی سپیرن اپنے بوڑھے سپیرے خاوند سے زیادہ عقل مند اور تجربہ کار معلوم ہوتی تھی۔ اس نے میرے جسم میں چھپی ہوئی انسان کی بو کو محسوس کر لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ اب کیا سلوک کرنے والی تھی۔ اتنا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے پکڑنے میں بڑی خوش تھی۔ میں نے ایک بار پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں اپنے جسم کو پوری تیزی کے ساتھ نہ ہلا سکا، بس ذرا سا ہل جل کر وہیں رہ گیا۔ بوڑھی سپیرن نے اپنے آدمی سے کہا، یہ بھاگنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ بوڑھے سپیرے نے ناریل کا حقہ ایک طرف رکھ دیا اور مجھے جھک کر غور سے دیکھنے لگا، بولا، کل کرنی، لگتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید۔ وہ بولی، واسو، میں نے ساری زندگانی سانپوں میں گزاری ہے۔ میں نے گرو گورکھ کی سیوا بھی کی ہے۔ میں گرو گورکھ کے دربار میں سیوا کرنے والے سانپوں کی بو پہچانتی ہوں۔ یہ گرو گورکھ کے دربار کا سیوا دار سانپ ہے، یہ مرد کا روپ دھار سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، تو پھر ابھی تک اس نے انسان کا روپ کیوں نہیں دھارا؟ ایسا کر کے یہ یہاں سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ بوڑھی سپیرن کہنے لگی، گرو گورکھ کے دربار کے سانپ کبھی کسی سنسار واسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے۔
अगर वो दुनिया में रहने वाले किसी इंसान के सामने आदमी के रूप में जाहिर हो जाएं, तो गुरु गोरख के दरबार से हमेशा के लिए धुतकार दिए जाएंगे। बूढ़े सपेरे ने कहा, तो फिर तुम्हें इस सांप का क्या फायदा? वो अपने पोपले मुंह को खोलकर हंसने लगी। वासु, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहो मूर्ख। मैं इस सांप पर गुरु गोरख का 30 दिन का चिल्ला करूंगी। 30 दिनों के चिल्ले के बाद ये सांप अपने आप मुझ पर इंसानी रूप जाहिर कर देगा। फिर ये मेरा गुलाम हो जाएगा। मैं इसकी मदद से धरती के नीचे दबे हुए राजे महाराजों के सारे खजाने बाहर निकलवा कर संसार की सबसे दौलतमंद औरत बन जाऊंगी। बूढ़ा सपेरा बहुत मुतासिर हो गया, कहने लगा, ऐसा है तो इसको पटारी में बंद करके अभी से चिल्ला शुरू कर दो। मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास बड़ी धन दौलत आ जाए। बूढ़ी सपेरन ने मुझे एक पटारी में बंद कर दिया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे कालिए ने इसको टीका लगाया है कि नहीं? बूढ़ी सपेरन बोली, मेरा कालिया सांप इसकी गर्दन पर टीका ना लगाता तो ये अब तक भाग गया होता। मुझ पर एक और नागहानी मुसीबत नाजिल हो गई थी। कहाँ मैं ललितपुर के स्टेशन पर आकर भोपाल की तरफ जा रहा था कि अपनी बीवी से जाकर मिलूंगा, और कहाँ इस बूढ़ी सपेरन के जाल में फंस गया था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि मेरा जिस्म आधा सुन हो गया था और मैं अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये एक नया अजाब मुझ पर नाजिल हुआ था। मैंने जानबूझकर अपनी इंसानी आवाज नहीं निकाली थी। अगर मैं ऐसा करता तो उन दोनों को पूरा यकीन हो जाता कि मैं उनके मतलब का ही सांप हूं। फिर तो वो मुझे किसी हालत में भी आज़ाद ना करते। मैं तो पहले ही काले सांप के बेहोशी वाले टीके से नीम जान हो चुका था। इस इंकशाफ के बाद कि मैं वाकई इंसान हूँ जिसने सांप का रूप धार रखा है, बूढ़ी सपेरन शायद मुझे किसी लोहे के संदूक में बंद कर देती और उसी वक्त मुझ पर काबू पाने का अमल शुरू कर देती। लेकिन उस चुड़ैल की कैद में ज्यादा देर रहना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं वहां से फरार होने के तरीके सोचने लगा। मुझे यकीन था कि काले सांप ने मेरे जिस्म में जो जहर दाखिल किया है, उसका असर कुछ वक्त गुजरने के बाद जरूर खत्म होगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पटारी को तोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। इंसान की शक्ल इख्तियार करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे वहां रोक सकते। लेकिन खुदा जाने कब्र के अंदर किस किस्म के सांप ने मुझे काटा था कि उसके जहर का असर मुझे मुस्तकिल लगता था, और लगता था कि अब शायद मैं कभी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकूंगा। मुझे बूढ़ी सपेरन और बूढ़े सपेरे की बातें करने की आवाज आ रही थी। बूढ़ी सपेरन कह रही थी कि कल बसंत पंछी की रात है, मैं कल इस पर अपना चिल्ला शुरू करूंगी। बूढ़े ने कहा, अच्छा अब बातें ना करो, मुझे नींद आ रही है। दोनों की आवाज आना बंद हो गई। शायद वो सो गए थे। मैं पटारी में नीम जान होकर पड़ा था। अपने जिस्म को ज्यादा हरकत नहीं दे सकता था। सारी रात मैं पटारी में बंद अपनी किस्मत के उलट फेर पर सोचता रहा कि ढाके से निकलने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मेरी ये हालत भी हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर कोई गाड़ी आकर रुकी। शायद ये भोपाल जाने वाली गाड़ी थी। मुझे इसी गाड़ी पर सवार होना था। रात में बेबसी के आलम में पटारी में बंद पड़ा रहा और बाहर रात गुजरती गई। सुबह हो गई। मैं पटारी में मुसलसल बंद था। पटारी में अंधेरा था, दिन की रोशनी नहीं आ रही थी। बाहर लोगों की आवाज़ों और स्टेशन के हल्के हल्के शोर से मालूम हुआ कि दिन निकल आया है। मुझे बाहर से आवाज़ आई, गुरु गोरख देव जी, मेरी तपस्या सफल कर देना। मैं तेरे सेवादारों की सेवादार हूँ। मुझे लक्ष्मी देवी के दर्शन करवा दो। लक्ष्मी देवी हिंदू देवमाला में दौलत की देवी समझी जाती है। उस औरत ने मेरी पटारी को उठाया और वहां से चल पड़ी। वो चलती गई। मुझे कोई पता नहीं कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने एक दो बार अपने साथी कमांडो मंजर की बू सूंघने की कोशिश की, मगर काले सांप के जहर के असर से मेरी बू सूंघने की हिस्स भी कमजोर पड़ गई थी। मुझे किसी सिमत से भी कमांडो खालिद की बू ना आई। मेरा ख्याल है कि बूढ़ी सपेरन मेरी पटारी को लेकर घंटा डेढ़ घंटा पैदल चलती रही होगी। वो किसी किसी वक्त कोई मंत्र भी गुनगुनाने लगती थी जो मेरी समझ से बाहर था। एक जगह वो रुक गई। मुझे महसूस हुआ कि वो बैठ गई है। फिर लगा कि जैसे वो कोई सीढ़ियां उतर रही है। सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक तरफ को चल पड़ी। वो दोबारा रुकी और बैठ गई। उसने मेरी पटारी जमीन पर रख कर उसको हाथों से धकेल कर जैसे किसी दीवार के साथ लगा दिया हो। मुझे बूढ़ी सपेरन के मंतर पढ़ने की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वो उठी और बोली, गोरखदेव, मैं आज रात के पिछले पहर तेरा चिल्ला काटने आऊंगी।
मेरा चिल्ला स्वीकार करना, और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो मुझसे दूर हटती चली गई। फिर उसकी आवाज़ गायब हो गई। मेरी पटारी का मुंह बंद था। मैंने कोशिश की कि अपना सर ऊपर उठाकर पटारी के ढक्कन को अलग कर दूं, मगर मेरा सर डोलने लगा और मैं अपना सर ज्यादा ऊंचा ना कर सका। उस काले सांप ने खुदा जाने मेरे अंदर किस किस्म का जहर दाखिल कर दिया था कि मैं पूरी ताकत से कोई हरकत भी नहीं कर सकता था। बेबसी के हालत में मैं पटारी में पड़ा रहा। वक्त का एहसास खत्म हो गया था। कुछ मालूम नहीं था कि बाहर कितना दिन बाकी रह गया है, शाम हुई है या नहीं। इतना मुझे एहसास था कि ये बूढ़ी सपेरन मुझे किसी जमीन के अंदर लाई है और मैं जमीन के नीचे किसी सुरंग या गार में हूँ। बाहर कोई आवाज नहीं थी। उस औरत ने कहा था कि वो रात के पिछले पहर आएगी। मैं पहले ही एक मुसीबत में फंसा था। कुछ मालूम नहीं था कि ये औरत मुझे किस नई मुसीबत में डालने वाली है। बाहर खामोशी ज्यादा गहरी हो गई, शायद रात हो गई थी। मैं उसके आने से पहले भागना चाहता था, लेकिन ये बात मेरे इख्तियार में नहीं थी। मैं दुआएं मांगने लगा कि खुदा मुझे इस अजाब से निजात दिला और मुझे मेरी ताकत दे कि मैं पटारी से निकलकर फरार हो सकूं। अचानक मुझे एक बू महसूस हुई। सांप होने की वजह से मैंने उस बू को फौरन पहचान लिया। बू मेरी पटारी के करीब आ रही थी। ये बू मुझे इसलिए महसूस हुई थी कि ये मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। ये किसी दूसरे सांप की बू थी, जो मादा सांप यानी नागिन थी। सांप नर और मादा की बुओं को दूर से पहचान लेते हैं। मैं कुछ ना समझ सका कि ये नागिन यहाँ क्या करने आ रही है। हो सकता था कि वो इस जगह रहती हो और रात को अपने ठिकाने पर वापस आई हो। इतना मुझे यकीन था कि नागिन को भी मेरी बू आ गई होगी, और जब वो वहां एक पटारी देखेगी तो जरूर उसे खोलने की कोशिश करेगी। क्या सांपों की भी अपनी कोई जबान होती है? इसका मुझे अभी तक कोई तजर्बा नहीं हुआ था। अभी तक ना किसी सांप ने मुझसे सांपों की जबान में बात की थी, और ना मैंने उस जबान में कोई बात की थी। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि सांप भी अपनी जबान में एक दूसरे से बात करते हैं। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि सांपों की भी एक जबान होती है और वो उस जबान में एक दूसरे से बात करते हैं। इसकी हैरत अंगेज तफसील मैं आगे चलकर आपको बयान करूंगा। पटारी से बाहर हल्की हल्की फुंकारने की आवाजें आने लगीं। ऐसे महसूस हो रहा था कि जो नागिन वहां आई है वो मेरी पटारी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता फुंकार रही थी। मैं खामोश रहा और अपनी तरफ से किसी किस्म की फुंकार की आवाज ना निकाली। मैं देखना चाहता था कि ये नागिन मेरे पटारी के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही है, और अपनी फुंकारों से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है या मुझे अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश में है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पटारी के अंदर एक नर सांप है। नागिन की फुंकारें रुक गईं। मेरी पटारी तीलियों को जोड़कर बनाई गई थी, जिस तरह आमतौर पर सपेरों की पटारियां होती हैं। मेरी पटारी हिलने लगी। मैंने महसूस किया कि नागिन पटारी के ऊपर चढ़ रही है। फिर अचानक पटारी का ढक्कन ऊपर से हटकर एक तरफ को गिर पड़ा। नागिन ने उसे अपने सर से ऊपर उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। मैं नकाहत की वजह से थोड़ा सा ही सर ऊपर उठा सकता था। मैंने सर ऊपर उठाकर देखा। अंधेरे में मुझे एक स्याह रंग का सांप का सर दिखाई दिया, जिसकी सुर्ख आंखें मुसलसल मेरी तरफ देख रही थीं। ये नागिन थी। उसके जिस्म की तेज बू मुझे बराबर आ रही थी। मैं अभी उसे तक रहा था, दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मेरी मदद के लिए एक सांप को भेज दिया। कम से कम पटारी का ढक्कन तो खुल गया। अब मैं इस कमजोरी और नकाहत की हालत में भी वहां से निकलकर फरार हो सकूंगा। अचानक मेरा सांप वाला जिस्म कांप कर रह गया। मुझे किसी लड़की की मुतरन्नम आवाज आई, तुम सांप की शक्ल में कैसे आ गए? पहले तो मैं यही समझा कि वहां कोई औरत भी है जिसको मेरा इंसान से सांप बन जाने का राज मालूम हो गया है, और ये सवाल उसी ने किया है। मैं नागिन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि जिस औरत ने मुझसे ये बात पूछी है वो अभी अपना चेहरा आगे करके मुझे देखेगी, मगर कोई औरत आगे ना आई, बल्कि उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं जानती हूँ तुम सांप नहीं हो। तुम्हें नागपुरी के नाग देवताओं का खास मंत्र फूंक कर सांप के रूप में बदल दिया गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी इंसानी आवाज में बात कर सकते हो। चूंकि इस अंधेरे में भी मैं सांप होने की वजह से बहुत कुछ देख सकता था, मैंने देखा कि बात करते हुए नागिन की जबान थोड़ी थोड़ी बार बार बाहर को निकल रही थी। इंसानी आवाज में बात करते हुए मेरी भी सांप की जबान थोड़ी थोड़ी बाहर निकला करती थी। मैं सोचकर हैरत ज़दा होकर रह गया कि कहीं ये नागिन तो इंसानी आवाज में मुझसे हम कलाम नहीं। अगर ये नागिन ही मुझसे इंसान की आवाज में बात कर रही है
तो मुझे इससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। उसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम था और फिर मुझे उसकी मदद की ज़रूरत भी थी। मैंने जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, क्या ये तुम औरत की आवाज़ में बोल रही हो? उसने कहा, हाँ, ये मैं ही तुमसे औरत की ज़बान में बोल रही हूँ। क्या तुम भी मेरी तरह इंसान हो, या तुम सांप हो और इंसान की ज़बान में बात करना जानती हो? नागिन ने कहा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने इंसान से सांप के रूप में तब्दील किया। मैंने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है, इंसान होने के नाते पहले मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। नागिन ने कहा, मैंने तुम्हारी पटारी का ढक्कन हटा दिया है, तुम बाहर आ सकते हो। मैंने कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। मेरे जिस्म की ताकत आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही है। फिर मैंने उसे बताया कि किस तरह मैं ललितपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि बूढ़ी सपेरन के सांपों ने मुझे घेर लिया और एक सांप ने मुझे अपने मुंह में लेकर मेरे जिस्म में ऐसा जहर दाखिल किया कि जिससे मुझ पर शदीद कमजोरी और नकाहत तारी हो गई, और अब इस कमजोरी में इजाफा हो गया है और मैं अपने जिस्म को ज्यादा हिला जुला भी नहीं सकता। नागिन अभी तक पटारी के किनारे से सर टिकाए मुझे देख रही थी और बातें कर रही थी। जब मैंने उसे बताया कि बेहोशी वाले जहर के असर से मेरा जिस्म नीम जान हो चुका है और मैं सर भी ऊपर उठाऊं तो वो डोलने लगता है, तो वो रेंगती हुई पटारी के अंदर आई। वो काले स्याह रंग की नागिन थी और उसका जिस्म ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने पॉलिश किया हो। वो भी 1.5-2 फुट की नागिन थी। मेरे सामने पटारी में बैठ गई और बोली, मैं समझ गई, तुम उस बूढ़ी सपेरन के जाल में फंस गए थे जो गुरु गोरख के सेवादार सांप की तलाश में बुड्ढी खूसट हो गई है। धन दौलत के लालच ने उसे अंधा कर दिया है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा इलाज मेरे पास है। इसके साथ ही नागिन ने अपने मुंह को खोलकर मेरा सर ऊपर उठाया और मेरे चेहरे और गर्दन पर अपनी जबान फेरनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो जबान फेर रही थी, मेरे जिस्म में तवानाई की लहरें दौड़ रही थीं। देर तक वो ऐसा करती रही, फिर उसने मेरा चेहरा नीचे करते हुए कहा, अब खुद अपना सर ऊपर उठाओ। मैंने फौरन सर ऊपर उठाया, मुझे जरा सी भी कमजोरी महसूस न हुई। मेरी सारी तवानाई वापस आ चुकी थी। नागिन ने कहा, अपना फन खोलो। मैंने अपना फन बड़ी आसानी से खोल दिया और हल्की फुंकार भी मारी। नागिन ने कहा, तुम्हारे बदन में से बूढ़ी सपेरन के सांप के जहर का असर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैंने उससे कहा, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ क्योंकि बूढ़ी सपेरन रात के पिछले पहर मुझ पर गुरु गोरख के मंत्रों का चिल्ला करने आ रही है। नागिन बोली, अब वो बूढ़ी चुड़ैल तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकती, मेरे साथ आओ। मैं बड़ी आसानी से पूरी तवानाई के साथ पटारी के बाहर निकल आया। नागिन मेरे जरा आगे आगे रेंगने लगी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने इंसानी आवाज में कहा, यह रानी का मरघट है। यहाँ सपेरे जादू टूना करने और चिल्ला काटने आते हैं। हम सीढ़ियां चढ़कर उस जेरे जमीन मरघट से बाहर आ गए। बाहर रात का अंधेरा था, सामने झाड़ियां थीं और उनके पीछे कुछ फासले पर छोटे छोटे टीले रात के अंधेरे में इस तरह से नजर आ रहे थे जैसे काले स्याह भूत कंबल ओढ़कर बैठे हुए हों। नागिन मुझे झाड़ियों में से निकालकर एक छोटी सी नदी के पास ले आई और कहने लगी, इस नदी की दूसरी तरफ विश्वामित्र के पुराने मंदिर का खंडर है, मैं वहीं रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो, वहां बैठकर बातें करेंगे। मैं तुम्हें इतना बताती हूँ कि मैं भी हकीकत में एक औरत हूँ। मुझ पर भी किसी जादू टूने करके मंत्र फूंक कर मुझे नागिन बना दिया। मैं सोचने लगा कि ये औरत सचमुच सांप नहीं, शायद वो ठीक कह रही थी। अगर वो सांप होती तो कभी औरत की आवाज में बात नहीं कर सकती थी। जिस तरह मैं हकीकत में सांप नहीं हूँ और इंसानी आवाज में बोल सकता हूँ, उसी तरह ये नागिन भी हकीकत में इंसान है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये लगी हुई थी कि किसी तरह मैं भोपाल अपनी जमीला के पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये मालूम भी करना चाहता था कि औरत जिसकी आवाज इतनी मुतरन्नम है और नागिन की शक्ल में मेरे साथ रेंग रही है, असल में कौन है और कैसे नागिन बन गई।